हेलो नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय में राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत की बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज की जो क्लास है, आज तो अभी तक आपने पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग पढ़े थे कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता के द्वारा हुआ है। तीसरा जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, उसका भी मानना यह है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो दैवीय संस्था द्वारा है, ना बल प्रयोग के द्वारा हुआ है, ना व्यक्तियों के द्वारा आपस में समझौता करके राज्य की उत्पत्ति हुई है। इनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से सामाजिक विकास का के स्वरूप हुआ है। धीरे धीरे एक एक संस्थाओं का विकास हुआ है, उसके बाद आधुनिक राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत दो विचार है, एक है उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो आज आपको इस क्लास में राज्य की उत्पत्ति का उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। तो राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसी को विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। जैसे परिवार बना, धार्मिक संस्थाएं बनी और बहुत सारी संस्थाएं जो बनती हैं वो धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार संस्थाएं जन्म लेती हैं, और जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती या उस तरह से समाज में उस तरह प्रकार के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है तो संस्थाएं फिर समाप्त भी हो जाती हैं। तो इसके अनुसार जो विकासवादी सिद्धांत है इसके अनुसार राज्य ना तो दैवीय संस्था है, इनका मानना है राज्य की उत्पत्ति ना तो दैवीय संस्था द्वारा, ईश्वर द्वारा नहीं हुई है, ना तो बल प्रयोग के द्वारा, यानी जैसे माना जाता है कि एक गुट दूसरे गुट को युद्ध में या हरा कर उसको अपने अधीन बनाकर अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन कराता है, तो वो भी नहीं है। ना ऐसा साधन है जिसे सब मनुष्य ने सोच समझकर मिलजुल कर एक साथ बना डाला हो। जैसे आप लोग से पढ़ते हैं कि सामाजिक समझौता के अंतर्गत थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ने ये माना है कि प्राकृतिक अवस्था के बाद सब मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया है, तो ऐसा भी नहीं है। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास हुआ है इसका, और ये कोई ना तो दैवीय है, ना तो बल प्रयोग द्वारा हुआ है, ना समझौता द्वारा हुआ है। तो इस विचार के अंतर्गत दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। जो ऐतिहासिक विकासवादी विचारक हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं जो ये बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो विकास के द्वारा हुई है। तो पहले विचारक जो हैं, पहला दृष्टिकोण आज आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य का ऐतिहासिक विकास क्रम कैसे हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति उदारवादी दृष्टिकोण का जो विचार है उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत आर्यम मैकाइवर एक विचारक हैं, अंग्रेज विचारक, ये उदारवादी दृष्टिकोण के सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य उदारवादी विचारक हेनरी मैन और वाल्टर बेजहार्ट हैं ने ऐतिहासिक विकासवादी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की रूपरेखा दी है। तो तीन विचारक हैं, आर्यम मैकाइवर और सर हेनरी मैन और वाल्टर बेजहार्ट, ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपने जीवन को और सुख सुविधा पूर्वक बनाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य एक साधन है जो राज्य में, जैसे समाज में क्या होते हैं, परस्पर विरोधी हित होते हैं,
उस परस्पर विरोधी हित, मतलब किसी को पैसा चाहिए तो किसी को मनोरंजन चाहिए, किसी को पढ़ाई करना है, कुछ अलग अलग सबके उद्देश्य कार्य होते हैं। उन्हीं उद्देश्य कार्यों की पूर्ति के लिए राज्य उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य बना है। तो राज्य की उत्पत्ति हुई मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और राज्य एक साधन है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये उदारवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य क्या करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके हितों के पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। तो जो राज्य की उत्पत्ति के जो विचार का, अब उसमें उदारवादी जो विचारक बताते हैं कि इसका क्रमिक रूप से विकास कैसे हुआ है, पहले चरण क्या क्या थे। तो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विवरण, मैकाइवर की रचना है। एक मैकाइवर का पुस्तक है मॉडर्न स्टेट, जो 1926 में प्रकाशित हुई थी। राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार इसमें मैकाइवर के मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण हैं स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति और नागरिकता। यानी जब ऐतिहासिक रूप से विकास के जो चरण हैं राज्य के, सबसे पहले क्या बना, उसके बाद कौन सी स्थिति आई, उसके बाद कौन सा चरण आया, उसके बाद जो आज का आधुनिक राज्य किन किन चरणों से होकर के आज आधुनिक राज्य बना है। तो पहले क्या हुआ, स्वजन समूह का निर्माण हुआ, फिर संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति, फिर नागरिकता। इसके बारे में एक एक के बारे में अब अलग से चर्चा की जाएगी। तो पहले क्या हुआ, आदिम समाज में जो आदि मानव रहता था वो क्या करता था, अपना शिकार करके पशु पक्षी का, मछली का या फल फूल खा के जीवन यापन करता था। तो क्या था कि शुरुआत में एक ही परिवार के लोग जब साथ में रहते हैं, एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे, फिर उनके बच्चे जिनका रक्त समूह होता है, तो मैकाइवर के अनुसार स्वजन समूह समाज को जन्म देते हैं। स्वजन समूह से आप फैमिली समझिएगा, परिवार, परिवार से कई परिवारों से समाज बनता है, और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देते हैं। अब स्वजन समूह क्या होता है, सगे संबंधियों के समूह जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, जैसे भाई बहन, एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे और उनके बच्चे, स्वजन समूह। तो क्या होता था कि कबीले के रूप में आदिम प्राकृत, बहुत जब लाखों करोड़ों साल पहले लोग, क्या होता था कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार और उनके माता पिता बच्चे एक साथ रहते थे। तो पहले स्वजन समूह बनता है, ठीक, एक ही परिवार के लोग कबीले गुट के रूप में तो कहीं कहीं अपना लोग तो कुछ जगहों पे रहते हैं। तो स्वजन समूह का निर्माण होता है और ये लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ रहते हैं। तो जो राज्य की उत्पत्ति के विकास का पहला चरण है, उस पहले चरण में स्वजन समूह बनता है, ठीक, स्वजन समूह के निर्माण होता है, और उस स्वजन समूह में एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे और उनके बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि एक ही परिवार के जन्मे और उसी प्रकार से दूसरे परिवार के जन्मे बच्चे आपस में मिलते हैं, और फिर उनके बच्चे, ऐसे ऐसे स्वजन समूह बड़ा होता जाता है, जिससे उनका आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। तो स्वजन समूह के बाद क्या बनता है, दूसरा जो है संपत्ति। दूसरा चरण है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकास के क्रम में राज्य की उत्पत्ति के
ऐतिहासिक विकास के क्रम में दूसरा चरण संपत्ति की उत्पत्ति है। संपत्ति की उत्पत्ति। ठीक। अब संपत्ति क्या होती थी? जैसे परिवार लोग एक साथ में रहते थे, ठीक, तो उनकी आवश्यकताएं की, जैसे युद्ध के हथियार, जैसे तीर, कमान, भाला, युद्ध के हथियार हो गए। नौकाएं होती थी, खेत होते थे, ठीक, पशु, जो उनके पालतू पशु होते थे, ये सब संपत्ति माने जाते थे, यही संपत्ति होते थे। और इन संपत्ति का जो मुखिया, संपत्ति का अधिकार किसको रहता था? परिवार का मुखिया जो होता था, उस संपत्ति का स्वामी होता था, ठीक, परिवार का मुखिया होता था, संपत्ति का स्वामी होता था। प्राचीन आदिम समय में, उस समय में तो जो बच्चे और स्त्रियां भी संपत्ति माने जाते थे, ठीक। तो संपत्ति का विकास हो जाता है। संपत्ति में क्या होता है? जो भी आवश्यक की वस्तुएं होती हैं, वो उनका जो नियंत्रण होता है वो परिवार के मुखिया का होता है, उस पर नियंत्रण। और परिवार का मुखिया उस संपत्ति का स्वामी होता है। और इससे क्या होता है? वो अपने अधिकार और आदेश को मनवाते हैं इससे लोगों को। तो दूसरा चरण होता है संपत्ति। अब संपत्ति वही जो आवश्यक की वस्तुएं आप देखते हैं हमारे लोगों के घर में जो होते हैं, गाड़ी मोटर, ये भी तो संपत्ति में आते हैं। तो उसी तरह से उस समय जो संपत्ति क्या होते थे? उस समय संपत्ति होते थे जो शिकार के हथियार होते थे, युद्ध के हथियार होते थे, खेत, जमीन, मवेशी, पशु पक्षी जो पालतू हमारे, ये सब क्या होते थे? संपत्ति होते। तीसरा होता है रीति रिवाज, ठीक, रीति रिवाज। जब स्वजन समूह बन जाते हैं, जब स्वजन समूह बन जाते हैं, संपत्ति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, एक जगह पे सब लोग निवास करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामान्य जीवन के ढंग, सामान्य जीवन के ढंग, जो सामान्य जीवन के ढंग होते हैं वो जन्म लेते हैं। जैसे उससे जादू टोना, धर्म, मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में यह होता था कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब आते थे। तो मनुष्य इतना तो वैज्ञानिक रूप से उस समय में शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तो इतना लोग समझदार नहीं होते थे कि इन सब के पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता था। तो देवी देवताओं, ठीक, आदि के रूप में धर्म की स्थापना हो जाती, धर्म का उदय होता है। उसके बाद में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से
लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज, संस्कार आदि का प्रचलन शुरू हो जाता है। ठीक, तो तीसरा चरण होता है रीति रिवाज। संपत्ति आ जाता है, लोग एक साथ में रहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि सामान्य जीवन के ढंग की शुरुआत हो जाती है, जिसमें जादू टोना, रीति रिवाज, धर्म, प्राकृतिक घटनाओं से अज्ञान, मनुष्य सारी चीजें जान नहीं पाता है, तो फिर होता है देवी देवताओं और धर्म का उदय हो जाता है। उसके बाद अंधविश्वास, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक तरह तरह के कार्यक्रम, जन्म के समय उत्सव मनाना, उत्सव, संगीत, ठीक, आदि सारे कार्यक्रम का उदय हो जाता है, जो रीति रिवाज के अनुसार ये लोग अनिवार्य रूप से सब लोग मानने लगते हैं। ठीक, तो तीसरा चरण होता है रीति रिवाज के बाद रीति रिवाज के अंतर्गत जो बहुत सारे कानून ना होते हुए भी लोग एक अनिवार्य रूप से लोग मानते हैं समाज में, तो रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। चौथा है शक्ति, शक्ति या पावर। चौथा चरण शक्ति या पावर है। समय बीतने के साथ क्या होता है, समय बीतने के साथ जो व्यक्ति लोगों को आदेश देते हैं, लोगों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक, और उनकी गतिविधि का संचालन करते हैं, उनकी गतिविधि का संचालन करते हैं। ठीक, जो लोग संचालन करते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं, वह अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों वह अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे समाज में जो लोग दूसरों को आदेश देते हैं, जो लोग निर्देश देते हैं और दूसरों को कार्यों को निर्देशित करते हैं, वो चाहते हैं कि वो शक्ति हमेशा उनके पास रहे। ठीक, इसीलिए वो अपने अधिकार और के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और वे लोग क्या कहलाते हैं, वे लोग योद्धा, नायक और दिव्य पुरुष आदि या ऐसे लोग युद्ध में एक कबीले द्वारा जब दूसरे कबीले को पराजित कर दिया जाता है, तो क्या होता था, दूसरे गुट को अपने पराधीन कर दिया जाता, दूसरे गुट को गुलाम बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। ठीक, तो क्या होता था कि शक्ति का ऐसे उदय हुआ कि जो व्यक्ति एक दूसरे को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं उनके कार्यों को, वे लोग क्या होते हैं, नेता
एक दिव्य पुरुष योद्धा नायक के रूप में युद्ध जीतते हैं और इसी तरह से उनके अंदर उनको शक्ति प्राप्त होती है लोगों को नियंत्रित करने का। तो इस प्रकार से शक्ति का चौथा चरण जो है शक्ति का उदय होता है कि जो लोग दूसरे के कार्यों को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, आदेश देते हैं, तो क्या होता है वो ये सब कार्य करने की उनके पास शक्ति होती है और लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि अधिकार और उनके पास हमेशा बनी रहे। इसी अधिकार के लिए आपस में एक दूसरे गुट में राज्य के में युद्ध होता है और जो राज्य युद्ध जीतता है वो दूसरे को गुलाम बनाता है, फिर उसको भी उसके आदेश का पालन करना होता है। नंबर 5 है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक, तो जो राज्य के ऐतिहासिक विकास का 5वां चरण है वो नागरिकता है। अब नागरिकता जब राज्य के क्षेत्र निश्चित हो जाते हैं, ठीक, शासन के क्षेत्र निश्चित हो जाते हैं, ठीक, नागरिकता निर्धारित हो जाती है। किस नागरिकता निर्धारित हो जाती है? नागरिकता निर्धारित हो जाती है, ठीक, और उसके बाद राष्ट्रीयता, ठीक, राजनीतिक संप्रभुता, कानून। जब आदि का विकास हो जाता है, आदि का विकास हो जाता है, तब आधुनिक राज्य का निर्माण होता है। तब राज्य का उदय होता है, ठीक। तो इस तरह से आधुनिक राज्य, अब आधुनिक राज्य में अनेक समाज में संगठन होते हैं, पारिवारिक संगठन, सामाजिक, व्यापारिक। तो जिसमें क्या होता है, जब ये राजनीतिक संगठन पृथक रूप से कार्य करने लगता है, राजनीतिक संस्था, सरकारें पृथक रूप से काम करने लगती हैं और वो राज्य में सर्वोच्च संस्था होती हैं। जब अन्य संस्थाओं से अलग, जब राजनीतिक संस्थाएं अन्य संस्थाओं से पृथक हो जाती हैं, ठीक। जैसे राजनीति का कार्य कौन करेगा? धार्मिक व्यक्ति नहीं करेगा, धर्म का कार्य अलग है, व्यापार का काम अलग है, परिवार, सामाजिक में रीति रिवाज, परंपरा और बहुत सारी चीज का कार्य अलग अलग होता है, वो अपने क्षेत्र तक काम करते हैं। तो जब राजनीतिक संस्थाएं अन्य संस्थाओं से पृथक हो जाती हैं, तब आधुनिक राज्य का उदय होता है, ठीक। तो इस तरह से आधुनिक राज्य बना है। पहले ऐतिहासिक रूप से शुरुआत में जब आदि मानव रहता था तो उसमें क्या था, पहले स्वजन समूह, एक ही परिवार से जन्मे लोग रहते थे। उसके बाद में संपत्ति, उनकी जो आवश्यक की वस्तुएं होती हैं वो संपत्ति में आते हैं। फिर रीति रिवाज, फिर लोगों को कार्यों को नियंत्रित और निर्देश देने वाले ऐसे लोग जो अधिक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होते हैं, वो उनमें शक्ति होता है। उसी शक्ति के आधार पर लोग उनके आदेश और निर्देश को मानते हैं।
उसके बाद जब एक स्थान पे लोग निश्चित रूप से रहने लगते हैं और निश्चित क्षेत्र हो जाता है, निश्चित शासन हो जाता है, निश्चित क्षेत्र में रहने वालों लोगों की पहचान से उनकी नागरिकता निश्चित हो जाती है। और जब वहाँ पर राष्ट्रीयता और राजनीतिक संप्रभुता यानी उस क्षेत्र के लोगों का राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, अन्य किसी प्रकार से बाहरी रूप से कोई हस्तक्षेप ना हो और वहाँ के लोगों को कानून बन जाता है, तो इससे आधुनिक राज्य का उदय होता है। और आधुनिक राज्य के अंतर्गत अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह राजनीतिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से राजनीतिक कार्य और शासन प्रशासन संबंधी कार्य को देखती हैं। इस तरह से उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आधुनिक राज्य का उदय होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस विषय से आप बीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस विषय के एक एक टॉपिक का यहाँ डिटेल में क्लास आपका होगा। और आगे आप ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं, आसान भाषा में एक एक चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।